नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे इस चैनल उन्नति के पथ पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका वन शॉट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है। ठीक है, मतलब वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिससे वह किसी वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है। यह दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पॉजिटिवली चार्ज और एक होता है नेगेटिवली चार्ज। जैसे हम देखें तो यह उत्पन्न कैसे होता है। जैसे कोई परमाणु है तो वह हमेशा उस पर कोई आवेश नहीं होगा। जैसे हम देखें यहाँ पर सोडियम है, ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है 11। ठीक है, अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव। मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी प्रकार हम देखें Cl, इसको देखें तो इसका होता है 17। अगर हम इसको देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने पर उसमें आवेश उत्पन्न होता है। और आवेश क्या है? किसी वस्तु का गुण है जिससे वह किसी अन्य वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं दूसरा, वैद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति। मतलब कोई भी वैद्युत आवेश है वह E का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, यहाँ पर हम आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं तो Q बराबर हो जाएगा Na। मतलब जो E है यह एक छोटे से छोटा आवेश है, मतलब इससे और कोई भाग में आवेश नहीं हो सकता। जैसे हम कहें 0.5 मतलब कूलाम आवेश, तो ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। यहाँ पर हमेशा आवेश कैसा होगा? हमेशा आवेश होगा E का पूर्ण गुणज। मतलब यहाँ पर Q बराबर होगा Ne, जहाँ n हम ले सकते हैं 1 2 3 सो ऑन। मतलब यहाँ पर कोई भी आवेश होगा तो वह एक कूलाम होगा। मतलब कूलाम नहीं, मतलब यहाँ पर E का पूर्ण गुणज होगा। E का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, मतलब इसका पूर्ण गुणज होगा। यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन कूलाम ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इसका मात्रक कूलाम होता है। अब हम इसके गुणों को देखें तो यहाँ पर जो आवेश हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव किस पर होता है? प्रोटॉन पर। जो हमारे परमाणु है उसके नाभिक में जो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उस पर धन आवेश उपस्थित होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु के चारों ओर, मतलब नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इन दोनों पर जो आवेश का मान होता है वो बराबर होता है, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अगर हम कहें कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश है ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित, तो हम देखते हैं कि जो समान चिन्ह के आवेश होते हैं, मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, और जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो नाभिक है और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अगर हम दो रैंडम चार्ज लें
पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में मतलब नेगेटिव चार्ज लें तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर हम धनावेश और ऋणावेश को लेते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जो बल लगता है, जैसे अगर दो समान आवेश के, दो समान चिन्ह के आवेश और उनका मान भी बराबर हो लें तो वे जितना प्रतिकर्षित बल लगाते हैं उतना ही बल दो असमान आवेश उसी मतलब परिणाम के आकर्षण का बल लगाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, और यहाँ पर हम एक और फैक्ट देखते हैं कि जो आवेश होते हैं उसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये वैद्युत आवेश संरक्षण नियम का पालन करते हैं। जैसे अगर हम कहें किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होना, तो यह कैसे होता है देखते हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर उस पर पहले कोई आवेश नहीं है। जैसे हम देखें किसी दो वस्तु को रगड़ते हैं, जैसे कांच को और रेशम के कपड़े को, ठीक है, इन दोनों को रगड़ते हैं तो हम देखते हैं कि इन दोनों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर एक वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, ठीक है, मतलब निकालती है, जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और दूसरी वस्तु है इसको एक्सेप्ट करती है, मतलब ग्रहण करती है इलेक्ट्रॉन से, जिस पर उस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो आवेश इस प्रकार उत्पन्न होता है, ना कि यह अलग से बनाया जाता है। मतलब हमेशा कोई भी आवेश है उसको ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यह नियम वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ को। अनेक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ कि जो समान प्रकार के आवेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो असमान आवेश मतलब चिन्ह के आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सन 1785 ईस्वी में, मतलब 1785 ईस्वी में जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने एक निष्कर्ष निकाला, मतलब उन्होंने प्रयोग किए और उससे यह निष्कर्ष निकाला कि जो इन दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है वह इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब F बराबर होता है, F समानुपाती होता है Q1 और Q2। यहाँ पर हम दो आवेश ले लेते हैं, Q1 एंड Q2, इनके बीच की दूरी है R, ठीक है। और जो F है वो R मतलब उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अब इससे हम पूरा निष्कर्ष निकालें तो ये हो जाएगा F चिन्ह लगाएंगे और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखें तो यहाँ पर F बराबर, जब हम चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर एक स्थिरांक आएगा, मतलब नियतांक आएगा, जिसे हम K कहते हैं, ठीक है। तो Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यह इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यह नियम हमें कूलाम ने दिया, ठीक है। यह यहाँ पर K है, A यहाँ पर अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है। पाती नियतांक है, ठीक है। इसका मान एक तो माध्यम पर निर्भर करेगा, आवेश पर निर्भर करेगा और उनके बीच दूरी व बल के मात्रकों पर यहाँ पर निर्भर करेगा, मतलब दूरी पर निर्भर करेगा। और जो मात्रक होते हैं इसके, इस बल के मात्रक हैं, उस पर भी निर्भर करेगा, मतलब मात्रक पर निर्भर करेगा, ठीक है। यहाँ के का मान के बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर
अपॉन में कूलम स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो F बराबर है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम आवेशों को एकांक कूलम मतलब एक एक कूलम लें और उनके बीच की दूरी को 1 मीटर लें तो उनके बीच जो बल लगता है उसका मान F बराबर होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। ठीक है, मतलब एकांक कूलम आवेशों के मध्य अगर उनके बीच की दूरी 1 मीटर है तो उस बल का मान इतना होता है, मतलब 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे यदि आवेशों को निर्वात में रखा जाए अथवा वायु में रखा जाए तब जो K का मान है K बराबर उसको लिखते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K को इस मान के बराबर रखते हैं जो कि 9 इंटू 10⁻9 के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ पर जो E एप्सिलॉन नॉट है वो है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एप्सिलॉन नॉट का अंकित मान तथा मात्रक है वो कितना होता है। तो इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सी एप्सिलॉन नॉट बराबर है वो 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ से कूलम ऊपर पहुँच जाएगा क्योंकि ये बटे में है इसके। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10⁻12 और यहाँ पर हो जाएगा कूलम का स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, अब हम इसकी विमा निकालेंगे तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, इसका मात्रक ये है तो इसी से हम इसकी विमा निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या था? कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है I T। ठीक है, I का मात्रक क्या होता है? मतलब वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। T का मात्रक होता है समय का मात्रक T। ठीक है, तो यहाँ पर Q का निकल आएगा, मतलब यहाँ पर Q का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे। ये न्यूटन का मात्रक होता है बल का, तो बल बराबर क्या होता है? F की विमा होती है mL/T-2। ठीक है, और यहाँ पर मीटर जो किसकी विमा होती है? दूरी की। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 80 का स्क्वायर अपॉन में mL/T-2 और यहाँ पर L स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन में
एल क्यूब टी माइनस 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा ए टी, और यहाँ पर एम इनवर्स एल की पावर -3 और टी की पावर 2। एम इनवर्स एल की पावर -3 और टी की पावर 4। अब इसको हम लोग सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर, यहाँ पर स्क्वायर था तो हो जाएगा ए स्क्वायर यहाँ पर ये 2 था, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर टी की पावर कितना हो गया 4 और एम इनवर्स एल -3, ठीक है। ये इसकी विमा हो गई। अब यदि हम देखें कि दोनों आवेशों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखें तब जो बल का मान होता है वो होता है 1/4πε0 के और Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। अब हम यहाँ देखें कूलॉम्स नियम का सदिश निरूपण, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक कार्तीय तल, ठीक है। यहाँ पर मान लिया Q1 आवेश है और यहाँ पर मान लिया Q2 आवेश है, ठीक है। यहाँ पर ये 0,0 है, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। मान लिया इसका स्थिति सदिश R2 है और इसका स्थिति सदिश है R1, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे Q2 के कारण Q1 पर बल, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लगेगा और Q1 के कारण Q2 पर ऐसा लगेगा। मान लिया दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q2 के कारण Q1 पर बल, तो इसको लिखेंगे हम Q12। इसको हम कैसे लिखेंगे, बराबर इसका परिमाण, ठीक है, 12 इंटू इसका एकांक वेक्टर, तो F एकांक वेक्टर F कैप 12, मतलब इसकी दिशा दिखाने के लिए। तो इसके लिए हम यूज कर लेंगे दिशा के लिए R12 का कैप। इसको हम कैसे निरूपित करेंगे, माना इसका स्थिति सदिश क्या है, पहले इन दोनों के बीच की दूरी क्या है R1 माइनस R2 का मॉड, ठीक है। और इसका स्थिति सदिश क्या है R1 माइनस R2। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर बल का मान होगा वो होगा 1/2 के कारण बल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में मॉड R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें कि इसकी सदिश, मतलब इसका स्थिति सदिश है जो एकांक सदिश, उसको हम देखें तो यहाँ पर होगा
R1 माइनस R2 अपॉन में जिसका परिणाम 1 हो, मतलब इसका परिणाम 1 होगा। तो यहाँ पर इसको 1 लिख देंगे, ठीक है। ये इसका निरूपण हो गया। तो इसी प्रकार अगर हम 2 के कारण 1 पर देखें तो यह प्राप्त होगा, और 1 के कारण 2 पर देखें तो यहाँ पर यह हमें प्राप्त हो जाएगा F12 बराबर हो जाएगा माइनस F21, ठीक है। हमें यह प्राप्त होगा, और इसका जो मान है वो होगा F12 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर इंटू में R12 कैप, ठीक है। तो इसका मान ये हो गया, और अगर हम 1 के कारण 2 पर देखें तो उसका मान नेगेटिव में आ जाएगा। अब हम देखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण जो बल लगता है कारण बल, उसका मान सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर कोई Q1 आवेश है, और यहाँ पर Q2 आवेश है, और यहाँ पर Q आवेश है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तीनों पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसका यहाँ पर ये रिपल्सन लगेगा, और यहाँ पर इसका ये रिपल्सन लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों बलों का मान होगा वो इसके सदिश योग के बराबर यहाँ पर होगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, मतलब ये सदिश योग का पालन करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर ये Q आवेश है, ठीक है, Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3, यहाँ पर Q4, यहाँ पर Q5, ठीक है, Q5, यहाँ पर Q6। तो इनके कारण जो इस पर बल लगेगा, इसका यहाँ पर लगेगा, इसका यहाँ पर लगेगा, इसका यहाँ लगेगा, इसका यहाँ लगेगा, और इसका यहाँ लगेगा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, मतलब सदिश योग होगा, वहाँ पर जहाँ पर इसका सदिश योग का बल लगेगा वहीं पर इन सबका बल लगेगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो F1 बराबर हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस F14 एंड F1n, मतलब 1 पर 2 के कारण प्लस 1 पर 3 के कारण प्लस 1 पर 4 के कारण एंड n तक, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर, एंड इसका हो जाएगा स्थिति सदिश R12 कैप। इसी प्रकार हम देखें Q3 R13 का डॉट अपॉन में R13 का स्क्वायर, इसी प्रकार यह n तक जाएगा। तो इसको कहते हैं हम अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। अब हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र होता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे किसी वैद्युत आवेश
के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण तथा प्रतिकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कोई आवेश है तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई आवेश या तो प्रतिकर्षण का अनुभव करे या आकर्षण का, वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हम देखते हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो किसी इसमें हम देखेंगे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। तो यहाँ पर हमने किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करता है। ठीक है, दिशा प्रदर्शित करती हैं। जैसे कोई यहाँ पर क्यू आवेश है जो पॉजिटिव है, ठीक है, या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पर इसकी जो बल रेखाएं निकलेंगी, मतलब पॉजिटिव से हमेशा बल रेखाएं निकलती हैं, और जो बाहर की ओर होती हैं तथा नेगेटिव पर होती हैं वो अंदर की ओर होती हैं। तो यहाँ पर कोई आवेश रखेंगे तो इस पर एक प्रतिकर्षण का बल लगेगा, मतलब इसकी जो बल रेखा होगी वो इसकी बल की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर माइनस आवेश लें तो यहाँ पर ये बल रेखाएं इसमें आएंगी। ठीक है, और यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश है तो इस पर ये अंदर की ओर बल लगेगा, तो इसकी बल रेखा इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, अगर हम इनके गुणों की बात करें तो यहाँ पर हम पॉजिटिव ले लेते हैं और यहाँ पर नेगेटिव। तो ये बल रेखाएं हैं जो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर ख़त्म होती हैं। ठीक है, इस प्रकार ये नेगेटिव पर बल रेखाएं ख़त्म होती हैं और पॉजिटिव से निकलती हैं। इसी प्रकार हम देखें तो पॉजिटिव लें तो इसकी जो बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इनके बीच एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। जैसे हम देखें
ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। इसी प्रकार हम अन्य देखें, और ये जो बल रेखाएं हैं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि वहाँ पर दो कटान बिंदु हो जाएंगे और वहाँ पर किसी प्लस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा दो हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। जैसे यहाँ पर हम देख लें Q आवेश है, ठीक है, तो इस पर एक बल ऐसा है, ठीक है, जो इस तरफ लगे, और यहाँ पर कोई दूसरी बल रेखा है वो ऐसे कर जाए, ठीक है, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके कारण इसी प्रकार बल लगेगा, ना कि यहाँ पर भी लग जाए और यहाँ पर भी लग जाए। तो यहाँ पर कोई एक ही बल रेखा होगी और हमेशा एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ठीक है। और जो Q से रेखाएं निकलती हैं या इसमें अंदर की ओर आती हैं, इनकी संख्या जो इसका आवेश है इसके अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब जितना अधिक आवेश होगा उसकी बल रेखाएं उतनी ही अधिक संख्या में होगी, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट इनके बारे में हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं, यहाँ पर उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। जैसे यहाँ पर कोई Q आवेश है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर कोई एकांक आवेश रखा हुआ है, ठीक है, जिसे हम Q0 कह देते हैं। ये बिंदु P है और इनके बीच की दूरी R है, ठीक है। तो इस पर जो तीव्रता होगी E बराबर होगी F/Q0, जो होगी 1/4πε0 और Q0 अपॉन में R² Q0। तो Q से Q कैंसिल, तो बराबर में क्या आ जाएगा? बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/R², ठीक है, जो E का मान होता है। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखें कि बल एक सदिश राशि है, ठीक है, और Q अदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर जो E है वो भी एक सदिश राशि होगी, क्योंकि E भी एक प्रकार का बल है। अतः जिस प्रकार बल की दिशा यह कोई पॉजिटिव है और यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर होगी, इसी प्रकार यहाँ पर E की दिशा भी बल की दिशा के समान होगी। तो यहाँ पर हम देखें कि जो E है वो एक सदिश राशि है। अगर हम कहें कि यहाँ पर कोई आवेश है, ठीक है, और यहाँ पर कोई ऋण आवेश है, ठीक है, तो इस पर जो तीव्रता होगी, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो यहाँ पर जो बल की दिशा है और तीव्रता की दिशा से यहाँ पर बल भी यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर तीव्रता की दिशा भी इसी प्रकार विपरीत हो जाएगी, मतलब माइनस चार्ज में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस चार्ज होता है जो बाहर की ओर रेखाएं निकलती हैं, और यहाँ पर माइनस चार्ज है जिस पर बल अंदर की ओर लगेगा। तो जो बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, तो यहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी विपरीत हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसका मात्रक देखें तो E बराबर होता है F/Q0। F का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, और Q का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ पर इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। अगर हम इसके विमा की बात करें तो इसकी विमा होगी F की विमा होती है mL/T-2, ठीक है, और Q की विमा होती है AT। तो ये हो जाएगा mL/T-3 और A इनवर्स T-3 इसलिए क्योंकि ये T है और यहाँ पर T इनवर्स पहले से है, तो ये हो जाएगा T⁻³
इसकी विमा हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर स्थिर वैद्युत बल। जैसे हम देखें कि अभी हम कोई चार्ज ले रहे थे, ठीक है, तो अब हम इसकी जगह हम कोई निकाय लेंगे, मतलब सतत आवेश का निकाय लेंगे। जैसे कोई चादर ले लें, इस पर चार्ज समान रूप से वितरित हो। कोई रॉड ले लें, इस पर चार्ज समान रूप से वितरित है। कोई वॉल्यूम वाला वस्तु ले लें जिस पर हमारे पास चार्ज समान रूप से वितरित हो। ठीक है, तो इनके कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बल निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आवेश घनत्व ये 3 प्रकार से हो सकता है। मतलब एक तो हो सकता है रेखीय, एक हो सकता है पृष्ठीय, और एक हो सकता है आयतन वाला। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे तीनों को एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे रेखीय आवेश वितरण। तो यहाँ पर हम देखेंगे रेखीय आवेश वितरण। अगर हम यहाँ पर एक रॉड ले लें, ठीक है, जो समान प्रकार से सतत रूप से आवेशित है, तो इसका जो आवेश घनत्व होगा, मतलब एकांक लंबाई में आवेश की वितरण मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ हम रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा dQ/dl। तो dQ बराबर लैम्डा dl। ठीक है, यदि हम इसके कारण बल देखें तो जैसे मान लें यहाँ पर कोई रॉड है, ठीक है, यहाँ पर कोई आवेश है, तो इसके कारण इस पर बल देखें हम तो ये हो जाएगा, इसकी लंबाई L ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे F बराबर हो जाएगा, मतलब पहले हम यहाँ पर DQ मतलब थोड़ा सा हिस्सा लेंगे, जिसके कारण हम इन दोनों के बीच बल निकालेंगे, मतलब DF निकालेंगे। बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट dQ/r²। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें कि DQ बराबर था DQ बराबर लैम्डा dl। ठीक है, तो यहाँ पर हम DQ का मान रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा DF बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट लैम्डा dl अपॉन में r²। ठीक है, अब हम इस रॉड के कारण कुल बल निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा DF बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट r²। या हम यहाँ पर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम कहें यहाँ पर जो दूरी है इसको हम
डी एक्स ले लेते हैं, मतलब डी एक्स दूरी में डी क्यू आवेश है, और इनके बीच की दूरी को हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी कितनी है, आर है। ठीक है, और ए इसकी दूरी है एल। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जो मान लिया जो एक्स दूरी पे है। ठीक है, तो यहाँ पर हम, और अगर हम इसको x नहीं माने तो हम इसको सिंपल dl ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको dl ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हो जाएगा आर स्क्वायर और dl। यहाँ पर l कितना है, l है, इसकी लंबाई है l, तो हम इसको नीचे लिख देंगे। तो ये f का मान आ जाएगा, f बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा इसका लैम्डा भी था यहाँ पर, लैम्डा डी एल, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर एल तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम एल लिख देंगे। तो ये आ गया मान रेखीय आवेश घनत्व के कारण। अब हम देखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण। तो यहाँ पर हम देखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम लैम्डा से सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी ए, मतलब एकांक या सूक्ष्म क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर एफ का मान लिखेंगे डी एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्यू बराबर हो जाए, डी क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा डी ए। ठीक है, और यहाँ पर क्यू नॉट, जैसे हम मान लें यहाँ पर कोई प्लेट है। ठीक है, ये समान रूप से आवेशित है, यहाँ पर कोई क्यू नॉट आवेश है, इनके बीच की दूरी आर है। तो इसके कारण जो बल लगेगा इस पर, वो लगेगा इस प्रकार कि डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर डी एफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, डी क्यू का मान हम यहाँ से रख देंगे लैम्डा डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, जैसे हम पूरी प्लेट के कारण इसका बल निकालें तो ये हो जाएगा समाकलन डी एफ अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर और डी ए कहाँ से कहाँ तक है, आर स्क्वायर अपॉन में सिग्मा डी ए कहाँ से कहाँ तक है, ए मतलब पूरा क्षेत्रफल है। पहले हम थोड़े से भाग के लिए निकालेंगे, मतलब 0 से, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि 0 to ए, या इसका पूरा क्षेत्रफल कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर सिग्मा डी ए, और इसका ए मतलब पूरे
क्षेत्रफल के कारण। ये हो गया रेखीय आवेश घनत्व। अब हम देखेंगे यहाँ पर हम जो आर है, ये आर है, इसको इसके नीचे लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल है, आर बदल रहा है इसका हर जगह। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी है जो आर का मान, इसको हम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आर का मान बदल रहा है, ठीक है। इसको अंदर लेंगे। अब हम देखेंगे आयतन आवेश वितरण के कारण बल। जैसे हम यहाँ पर देख लें, यहाँ पर कोई वॉल्यूम है, तो यहाँ पर हम dv आयतन का छोटा सा पोर्शन लेंगे, ठीक है। इसके कारण यहाँ पर कोई q नॉट आवेश है, इस पर बल निकालेंगे जिसके बीच की दूरी r है। तो यहाँ पर जो आयतन आवेश घनत्व है वो होता है एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है dv अपॉन dq अपॉन dv, ठीक है। तो यहाँ से dq बराबर आ जाएगा रो dv, ठीक है। अब हम इसके कारण इस पर बल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा df, क्योंकि हमने यहाँ पर छोटा सा पोर्शन लिया था। df बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन में r स्क्वायर और dq। यहाँ पर हम dq का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट रो dv अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसको, इस पूरे के कारण हम बल निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा df बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट और रो dv अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आयतन वितरण आवेश घनत्व के कारण बल, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर हम वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश परंतु विपरीत परिमाण के विपरीत चिन्ह के अल्पतम दूरी पे स्थित होते हैं। जैसे हम माने +q तथा यह -q, इनका जो परिमाण है वो समान है तथा एक विपरीत चिन्ह के हैं। जैसे हम देखें, और ये अल्पतम दूरी पर स्थित होने चाहिए। मतलब हमने वह अल्पतम दूरी मान ली 2l, क्योंकि यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अब हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? इनमें से किसी एक आवेश तथा उन दोनों के बीच की अधिकतम दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हम इसे लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इनमें से किसी एक आवेश तथा इनके बीच की अधिकतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे हम P से निरूपित करते हैं। P बराबर होगा Q इंटू 2L, क्योंकि हमने इनके बीच की अधिकतम दूरी 2L मानी थी, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अगर हम इसको L मानेंगे तो इसमें कहीं कहीं पर हमें L/2 मिलेगा, तो इसमें हमें कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, इसलिए हम इनके बीच की अधिकतम दूरी को 2L लेते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा इसके अक्ष, मतलब यहाँ पर +Q, यहाँ पर -Q, तो इसका अक्ष ये हुआ। इस अक्ष के अनुदिश माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है, तो इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, तो P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L। इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, इसका मात्रक हम यहीं से देखें कि कूलम और मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा कूलम मीटर। इसकी विमा कूलम की क्या होती है? AT, और L की क्या होती है? लेंथ L, तो ATL इसकी विमा हो गई। ठीक है, इसकी विमा याद करने भी सरल है, ATL। अब हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम इसके कारण दो प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होती है अक्षीय स्थिति, तथा दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति। जिसको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्षीय स्थिति। अब हम देखेंगे अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अक्षीय स्थिति। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अक्षीय स्थिति में देखने के लिए हम लिखेंगे माना कोई वैद्युत द्विध्रुव +Q तथा -Q है, जिसके
अक्ष के मध्य से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तथा प्लस Q तथा माइनस Q निकाय के बीच की दूरी की अल्पतम दूरी 2L है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि प्लस Q तथा A है, यहाँ पर माइनस Q, इसका मध्य बिंदु O है। इससे P दूरी पर R दूरी पर, मतलब ये यहाँ से R दूरी पर स्थित है और इसकी दूरी कितनी है L, और L मतलब ये पूरा है 2L। तो यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हम दो केस लेंगे। ठीक है, दो केस क्या क्या होंगे, यहाँ से देखें इस बिंदु से इसकी दूरी कितनी होगी, ये होगी R माइनस L, और यहाँ हम इस बिंदु से देखें इसकी दूरी तो ये होगी R प्लस L। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता ठीक है। तो ये क्या हुई, ये हुई E बराबर, इसको हम E1 लिख देते हैं। ठीक है, तो E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाद Q अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 1 डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक बात देखें, यहाँ पर कोई आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस के कारण होगा वो इस साइड होगी। ठीक है, और जो प्लस के कारण इसकी तीव्रता होगी ये बाहर की ओर होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो माइनस के कारण तीव्रता होगी वो अधिक होगी क्योंकि इनके बीच की दूरी कम है, और जो प्लस के कारण होगी वो तीव्रता कम होगी क्योंकि इनके बीच की दूरी अधिक है। ठीक है, तो हम इसकी तीव्रता क्या माने E2 और इसकी मानी हमने E1। तो हम जब कुल तीव्रता निकालेंगे, क्योंकि यह सदिश योग नियम का पालन करती है। ठीक है, तो कुल तीव्रता निकालेंगे तो हम E2 में से E1 को घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितनी तीव्रता लगेगी और यहाँ पर लगेगी, जब हम इस वाली तीव्रता को घटा देंगे तो जो तीव्रता इस तरफ लगेगी वही हमारी कुल तीव्रता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको समीकरण 1 डाल दिया। अब हम देखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, P पर तीव्रता
क्या हो गई E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको समीकरण 1 डाल देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कुल तीव्रता। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुल तीव्रता क्या होगी, कुल तीव्रता बराबर होगी, इसको हम लिखेंगे E टोटल बराबर E2 माइनस E1। इसका मान हम रख देंगे। तो E2 बराबर क्या था, E2 बराबर था E2 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर। और यहाँ पर Q1 क्या था, Q1 था माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी कुल तीव्रता हो गई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर बच जाएगा क्या 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस में 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और R प्लस L का होल स्क्वायर अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम इसका लासा ले लेंगे, तो इसका गुणा यहाँ पर और इसका गुणा यहाँ पर और इन दोनों का आपस में गुणा, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखें तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसको ओपन कीजिए, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस के R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है। अपॉन में ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L का होल स्क्वायर, L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको और आगे देखें तो ए और ए कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पर हो जाएगा 4RL अपॉन 4RL अपॉन यहाँ पर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कि जो L है, L R की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा है, अतः हम इसको L स्क्वायर को, क्योंकि यहाँ पर हम L को देखें तो L भी बहुत छोटा है और L स्क्वायर करेंगे तो यह और भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर 0.009 है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यह 0.000 और समथिंग में और भी छोटा हो जाएगा, जिसके लिए हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E टोटल
ई टोटल बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और 4 RL अपॉन में R⁴ ठीक है। यहाँ एक R से एक R कट जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4L अपॉन में R⁴, ठीक है। यहाँ पर अब हम यहाँ पर देखें P बराबर होता है 2QL, तो यहाँ पर देखें यहाँ पर 4QL है, तो ये हो जाएगा 2P बराबर हो जाएगा 4QL, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम यह रख सकते हैं, तो हो जाएगा ई टोटल बराबर हो जाएगा 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R⁴। यह हमारा फॉर्मूला हो गया अक्षीय स्थिति के लिए, ठीक है। इसी प्रकार हम निकालेंगे अब निरक्षीय स्थिति के लिए, तो यहाँ पर हम निरक्षीय स्थिति के लिए निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने माना कि ये प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर हमने मान लिया माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी मध्य बिंदु से मतलब निरक्षीय, यहाँ पर अभी था अक्ष पर, अब हो गया यहाँ पर निरक्षीय। इसके मध्य बिंदु से P दूरी पर कोई आवेश है, इस पर हमें इसके कारण तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर L दूरी, ठीक है। यहाँ पर ये दूरी है R, तो यहाँ पर प्लस Q के कारण यहाँ पर कैसा बल लगेगा, बाहर की ओर, ठीक है। और माइनस के कारण कैसा लगेगा इस पर, इसी की ओर, ठीक है, अंदर की ओर। अब हम देखें कि हमने जो सदिश रूप पढ़ा है उसमें देखा है कि जो तीव्रता होती है वो इन तीव्रता या बल इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होती है, ठीक है। रिजल्टेंट, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इसका रिजल्टेंट जाएगा A, ठीक है। यहाँ पर हम इसका मात्रक लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। यहाँ पर ये दूरी कितनी है, R² प्लस L² रूट में, और ये दूरी कितनी है R² प्लस L² रूट में, ठीक है। तो अब हम मान लिया यहाँ पर ए एंगल थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए एंगल भी थीटा होगा। यहाँ पर हम देखें कि इसके कारण होगी, इसके कारण इसके कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए थीटा है, तो यहाँ पर हो जाएगी ई कॉस थीटा, और यहाँ पर होगी ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। और यहाँ पर इसको तोड़ देते हैं, तो ए हो जाएगा ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा ई साइन थीटा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये वाले जुड़ जाएंगे, मतलब इसकी कुल तीव्रता होगी 2 के बराबर, 2E कॉस थीटा। अब हमें यहाँ पर E की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं प्लस Q
आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ठीक है। तो इसको हम E1 मान लेते हैं, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा जोन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ हम देख सकते हैं कि जो E1 और E2 के मान हैं वो बराबर है, ठीक है। केवल दिशा में थोड़े अलग अलग हैं। इसका मान अंदर की ओर और इसका मान बाहर की ओर ये बराबर हैं, क्योंकि ये समान दूरी पर स्थित हैं और इनके मान भी समान हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर E2। तो ये हो जाएगा, कुल तीव्रता क्या हो जाएगी, क्योंकि E1 और E2 बराबर हैं, तो ये तीव्रता हो जाएगी E टोटल बराबर हो जाएगी 2E cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2E की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर और cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर हम देखें cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर थीटा है, ये यहाँ थीटा है, तो ए वाला भी थीटा हुआ। तो यहाँ से हम cos थीटा बराबर निकालेंगे cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो इसका आधार है L और कर्ण है इसका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। तो इसका मान हम रख देंगे, तो इसका मान यहाँ रखने पर तो ये हो जाएगा 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और cos का मान रखेंगे तो L अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, R स्क्वायर प्लस L 1/2, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा E टोटल बराबर 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और L अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे a की पावर 1/2 इंटू a, तो ये हो जाता है a की पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से वही रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि जो R है वो L से बहुत अधिक है, मतलब R की तुलना में L बहुत छोटा है, ठीक है। चूँकि ठीक है, अब हम यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो ये टर्म हट जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, E टोटल बराबर हो जाएगा 2QL अपॉन में
4 पाई एप्सिलॉन और r की पावर 3। यहाँ पर a किसके बराबर है, p के बराबर, तो यहाँ पर ई टोटल बराबर हो जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक है, ये इसका माना गया निरक्षीय स्थिति में। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसका अक्षीय स्थिति में आया था उससे यह 2 कम है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है कि जो निरक्षीय स्थिति में होता है वह अक्षीय स्थिति का आधा होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे किसी रैंडम पॉइंट पर, मतलब ना ही अक्षीय स्थिति में हुआ है ना ही निरक्षीय स्थिति में, किसी भी रैंडम पॉइंट पर हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालेंगे। जैसे हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये कोई द्विध्रुव है। ठीक है, ये यहाँ से कोई बिंदु P है। ठीक है, जो यहाँ से थीटा कोण पर है। ठीक है, थीटा कोण। तो यहाँ पर हम देखें कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसको हम 2 अवयवों में विभक्त कर सकते हैं, क्योंकि यह एक सदिश राशि है। तो यहाँ वाला जो अवयव होगा वो क्या होगा, P cos थीटा, और इसको इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो ये होगा P sin थीटा। अब यहाँ पर हमें 2 द्विध्रुव मिल गए हैं जिनसे हमें यहाँ पर तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो इसके कारण इसकी तीव्रता क्या होती है, इससे जो अभी यहाँ पर मिला है उससे दूर होगा। ठीक है, और जो इससे है इससे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, मतलब ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, ऐसा। तो यहाँ पर ये फाई कोण बना रहा है। ठीक है, फाई कोण। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि P cos थीटा के कारण तीव्रता, तो यहाँ पर हम देखते हैं P cos थीटा द्विध्रुव के कारण तीव्रता, तो ये हो जाएगी अक्षीय स्थिति में क्या होती है, ये बराबर होती है 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक है, और हम इसी प्रकार यहाँ पर p की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इसको 1 मान लिया। इसी प्रकार P sin थीटा के कारण तीव्रता, तो ये हो जाएगा E2 बराबर हो जाएगी P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, क्योंकि हमने निरक्षीय स्थिति में पढ़ लिया है
ये होती है P/4πε0 r³। ठीक है, इसको समीकरण यहाँ पर हम P का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा P sin थीटा अपॉन में 4πε0 r³। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमने देखा है कि यह एक सदिश राशि है, तो यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, वहाँ पर इसकी कुल तीव्रता होगी। तो यहाँ पर हम देखें कि एक की तीव्रता थी इस प्रकार और दूसरे की थी इस प्रकार, तो इसका रिजल्टेंट ए रहा जिसका कोण फाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे इसकी कुल तीव्रता, तो ए तीव्रता निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगी रूट में होगी E1 प्लस E2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कुल तीव्रता रूट में E1 प्लस E2। ठीक है, तो हो जाएगा बराबर, रूट लगाएंगे, E1 क्या है 2p cos थीटा अपॉन r³ का स्क्वायर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कर्ण निकालना है, हमें आधार और लंब दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में p sin थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने जो वन अपॉन 4πε0 है उसको हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा बराबर में 1/4πε0 और P भी और r³ भी कॉमन आ जाएगा r³। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बचेगा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 P अपॉन r³ रूट में, यहाँ पर हम देखें यहाँ पर होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ पर हम इसमें से 4 है, अगर इसमें से हम एक कॉस स्क्वायर को इसको दे दें तो ये बन जाएगा 1, तो यहाँ पर बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1। यह हमारा रैंडम पॉइंट पर आ गया। जैसे हम यहाँ पर रखें थीटा की वैल्यू 1, मतलब थीटा की वैल्यू 0, मतलब 0 कहाँ पर होगा, ये होगा हमारा अक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो 0 की वैल्यू होती है 1, मतलब E बराबर हो गया 1/4πε0 P अपॉन r³। हमने थीटा की वैल्यू 0 रखी तो ये 1 हो जाएगा, 1 3 और 1 4 √4 यानी 2, तो ये आ जाएगा हमारा अक्षीय स्थिति का। अगर हम 90 डिग्री रखें तो ये 0 हो जाएगा, और 0 और 1 का रूट 1 यानी ये हो जाएगा E अक्षीय में निरक्षीय में हो जाएगा 1/4πε0 P अपॉन r³। मतलब हम इस पॉइंट से किसी भी रैंडम पॉइंट पर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव
पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। जैसे हम यहाँ पर देखें, हमारे पास इस प्रकार विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित है, तो इस पर एक बल युग्म कार्य करेगा, जिसको हमें निकालना है, ठीक है। मान लिया यहाँ पर कोई प्लस आवेश है और यहाँ पर माइनस आवेश है। इस पर जो बल आघूर्ण लगेगा वो इसको क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर माइनस क्यू है, तो इस पर बल लगेगा इस ओर, इस पर बल लगेगा इस ओर, ठीक है। और ये है प्लस आवेश, मतलब क्षेत्र की तीव्रता में इस पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा और इस पर आकर्षण का, जो इसको घुमाकर इस स्थिति में लाने का प्रयत्न करेगी, ठीक है। तो हमें इस पर लगने वाले इस बल का मान निकालना है। तो इसके लिए हमें तो यहाँ पर हम कहेंगे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो इसकी तीव्रता हम एक लाइन से दिखा देते हैं। इस प्रकार इसकी लाइन तीव्रता है। एक द्विध्रुव है जो क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है, ठीक है, जिसका निकाय प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से बना है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी 2l है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके बीच की लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे, क्योंकि ए थीटा है तो ए भी थीटा होगा। इनके बीच की दूरी 2l है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो इनके बीच की लंबवत दूरी ये है, लंबवत दूरी क्या क्या हो जाएगी, साइन थीटा लंब क्या है, मान लिया एच है, तो कर्ण कितना है 2l, तो एच बराबर आ जाएगा 2l साइन थीटा, ठीक है। अब इस पर बल लगेगा इस ओर, ठीक है, और इस पर बल लगेगा इस ओर, तो यह एक बल युग्म बना देती हैं, जो इसको विद्युत क्षेत्र के क्षेत्र में संरेखित करने का प्रयत्न करते। जो बल इनको इसको विद्युत क्षेत्र में संरेखित करने का प्रयत्न करता है उसे हम प्रत्ययन बल या बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। प्रत्ययन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम टॉय से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे टॉय बराबर होता है, टॉय बराबर होता है बल, मतलब किसी भी एक आवेश पर लगने वाला बल तथा उनके बीच की लंबवत दूरी। तो इसको हम लिखेंगे एक बल यहाँ पर एक बल इंटू लंबवत दूरी। एक बल कितना है, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ पर एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई, तो हो जाएगा क्यू और ए इंटू लंबा दूरी है 2l साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2ql ई साइन थीटा। तो यहाँ पर टॉय बराबर हो जाएगा 2ql बराबर ई होता है, सॉरी पी होता है, तो ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा, ठीक है।
तो इस बल का मान होता है P sin थीटा, जो इसको विद्युत क्षेत्र में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, अगर हम कहें कि इसमें अधिकतम बल कब लगेगा और न्यूनतम बल कब लगेगा, तो न्यूनतम बल कब लगेगा, अधिकतम बल लगेगा जब थीटा बराबर होगा 90 डिग्री। ठीक है, और इसकी न्यूनतम वैल्यू कब होगी, मतलब जब ये इसमें संरेखित हो जाएगा। तो न्यूनतम वैल्यू हो जाएगी इसकी जब ये विद्युत क्षेत्र में संरेखित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री पर, मतलब 0 हो जाएगा जब, तो इस पर कोई भी बल नहीं लगेगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 हुई तो इस पर अधिकतम बल लगेगा, जिसको हम बल आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण कहेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ होता है ओवर। अब बारी आती है क्वेश्चन चांस। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस करेंगे, वो भी क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चनों को देखते हैं। हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया है, एक धातु, इसको थोड़ा छोटा करें, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए कि जिससे इस पर 1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम धन आवेश रह जाए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कोई धातु है। ठीक है, ये कोई धातु है, इससे हम कितने इलेक्ट्रॉन हटाएं जिससे इस पर आवेश 1.10⁻⁻7 कूलम हो जाए। जब हम किसी धातु से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो वह कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन हटाने पर इतना चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, Q बराबर होता है Ne, मतलब क्वांटम प्रकृति पर पढ़ा था ये हमने क्वेश्चन, वो फॉर्मूला। तो इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें Q का मान दिया है। ठीक है, तो यह 1.0 इंटू 10⁻⁻7, हमें n का मान निकालना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से हम इसमें भाग दे देंगे इसका। ठीक है, अगला इस साइड पहुँचा के यहाँ पर भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा n = 1 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से ये 19 ऊपर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻12। ठीक है, जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा, तो इसका भाग जाएगा 0.625 इंटू 10⁻12। हम यहाँ से इसको दशमलव को इस साइड यहाँ पर खिसका देंगे तो ये हो जाएगा n बराबर 6.25 इंटू 10⁻11 कूलम। सॉरी, यहाँ पर कूलम क्यों, यहाँ पर इतने नंबर इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे जब किसी धातु पर इतना आवेश, इतना कूलम आवेश डेवलप होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तीन आवेशों Q1, Q2, Q3 पर विचार कीजिए, जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है। ठीक है, भुजा L है इसकी, L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित हैं।
त्रिभुज के केंद्र पर चित्र में दर्शाए अनुसार स्थित आवेश Q जो कि Q का समजातीय पर कितना परिणामी बल लग रहा है। तो हमें निकालना है कि यहाँ पर जो त्रिभुज है इसके जो वर्टिसेस है मतलब वर्टेक्स हैं जो ABC है इन पर Q, Q2, Q3 ये समान परिणाम के हैं आवेश रखे हुए हैं। इसके केंद्र पर एक Q कैपिटल Q आवेश रखा है तो इस पर हमें कुल बल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसका केंद्र ये है, यहाँ पर Q आवेश रखा है, इसके कारण बल ऐसा लगेगा, इसके कारण बल यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो इनका परिणामी बल यही लगेगा और यहाँ से इस बल का मान यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हमें इसका मान कैसे निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा कुल बल बराबर होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट को हम मान लेते हैं F2। ठीक है, और इस वाले बल को मान लेते हैं हम F1। तो हमें यहाँ पर F2 माइनस F1। अब हमें सबसे पहले निकालना है F2 का मान और F1 का मान। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले दूरी निकालेंगे इसकी। ठीक है, इससे तो आइए हम इसकी, तो यहाँ पर हम देखें समबाहु त्रिभुज में जो केंद्र से शीर्ष तक की दूरी होती है वो होती है a/√3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने इसकी दूरी L ली है तो यहाँ पर L/√3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस आवेश के कारण Q आवेश पर बल, तो F1 बराबर होगा 1/4πε0 Q अपॉन में L² और 3। ठीक है, यह आ गया हमारा F1, इसको समीकरण 1। अब हम इसके कारण बल निकालेंगे तो इसका मान भी यही आएगा। ठीक है, तो F डैश इक्वल्स टू 1/4πε0 क्योंकि इनकी दूरी समान है, ये सब बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर 3Q अपॉन में L², इसी प्रकार L डबल डैश भी आ जाएगा, मतलब इसके कारण भी 1/4πε0 3Q अपॉन में L²। अब यहाँ पर हमें इसका ही रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला 30 है, ये वाला भी 30 है, तो ये वाला कितना होगा 120, तो ये वाला भी 120। ठीक है, तो ये वाला कोण हो गया 60 डिग्री। अब दोनों सेम है तो इसके दोनों कंपोनेंट मिलकर एक बल बनाएंगे, तो F2 बराबर हो जाएगा 2F cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर साइन वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, साइन वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर बनेंगे जैसे यहाँ पर ही साइन बनेगा और यहाँ पर भी साइन बनेगा, जो कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा F2 इक्वल्स टू 1/4πε0 3Q अपॉन में L²। अब हमें F टोटल निकालना है, तो F टोटल के लिए
एफ टोटल बराबर F2 में से F1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3 Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर टू माइनस 1। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा F टोटल बराबर 3 Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L और यहाँ पर L स्क्वायर था। ठीक है, तो ये हमारा F टोटल निकल आएगा। न्यूटन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके और क्वेश्चन आएंगे। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।